नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे क्रिया के बारे में, जो हम अपनी द्वितीय प्रणनार्थक क्रिया को हमने पढ़ लिया था। द्वितीय प्रणनार्थक क्रिया को पढ़ लिया था कल, और अब आज हम शुरू करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा। पूर्व मतलब पहले और कालिक मतलब समय। इसकी परिभाषा: जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। जैसे ही कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करने के बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब वहाँ पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। उदाहरण: जैसे मीरा रोकर चुप हो गई। मीरा ने पहले रोआ और तुरंत ही चुप हो गई। इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। वह अखबार पढ़कर नहाने चला गया। अखबार पढ़ने के तुरंत ही बाद नहाने चला गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। वह नहाकर खाना खाने लगा। और मीरा सीमा खेलकर थक गई। पंडित जी ने कथा सुनाकर प्रसाद दिया। पांचवा क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की परिभाषा: सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। क्या होता है कि जो सहायक क्रिया है वो पहले मुख्य क्रिया के साथ में प्रयोग होती है और अर्थ को साथ में प्रयुक्त होती है, और अर्थ को क्या करती है? स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, वे हंस रहे थे, रमन जागे हुए थे और हम देख रहे थे। ठीक है, ये क्या है? सहायक क्रिया। चलिए आगे। कृदंत क्रिया। छठवां क्या है? कृदंत क्रिया। जब मूल धातु में न प्रत्यय को जोड़कर कोई अन्य प्रत्यय का प्रयोग हो तो वहाँ कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। उदाहरण: जैसे दौड़कर, चलकर, हंसता, चलेगा, चले और खेलेगा। ये क्या है? कृदंत क्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवां क्या है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया की परिभाषा: जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, वहाँ सामान्य क्रिया होती है। ठीक है, जैसे रिंकी चलो, चिंटू आया, मोहन गए। यहाँ क्या है? केवल एक ही क्रियापद की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या है? सामान्य क्रिया। आठवां क्या है? सजातीय क्रिया। क्या है? सजातीय क्रिया। इसकी परिभाषा: जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए। जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए तो वह उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब दो रूपों में क्रिया को लिखते हैं तो वहाँ सजातीय क्रिया होता है। जैसे उदाहरण: भारतीय सेना ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ क्या है? लड़ाइयाँ। ठीक है, विराट ने अच्छा खेल खेला। ठीक है, एक ही क्रिया को दो बार लिखा जा रहा है। वह अनेक बोलियां बोलता है। ठीक है, और हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी। उसने अच्छी चाल चली। ठीक है, यहाँ क्या है? सजातीय क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह सदा एक वचन और पुल्लिंग रूप में होती है। जो क्रियार्थक संज्ञा है वो सदैव हमेशा एक वचन और पुल्लिंग रूप में होती है। उदाहरण: जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देश के लिए मरना गौरव की बात है। इसमें क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया। क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया, जिसमें शब्दों का अनुकरण हो। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होता है कि जो शब्द है उनका अनुकरण होता है। उदाहरण: जैसे
हिनहिनाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना, झनझनाना और खटखटाना, भिनभिनाना और बड़बड़ाना। ठीक है, इसमें क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। हिनहिनाना, फड़फड़ाना, झनझनाना, खटखटाना, भिनभिनाना और बड़बड़ाना। ठीक है, इसे याद रखना। क्रिया का टॉपिक था जो वो हुआ समाप्त। अब हम करते हैं अव्यय शुरू। ठीक है, अब हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय का अर्थ क्या होता है? जिसका परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ना परिवर्तन। ओके, इसकी परिभाषा, वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जिसमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। यहाँ क्या है? कोई। ठीक है, अव्यय कहते हैं। ये शब्द अविकारी होते हैं। जो अव्यय हैं वो अविकारी शब्द हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और इसके कुल 5 भेद होते हैं। जो अव्यय हैं इसके कुल 5 भेद होते हैं और मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। कुल कितने होते हैं? 5 भेद और मुख्य रूप से 4 भेद। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 भेद कौन कौन से होते हैं। जो 4 भेद हैं उसमें निपात नहीं होता है। ठीक है, और 5 में 5 है तो उसमें क्या होता है? लास्ट में निपात होता है। पहला संबंध बोधक अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है क्रिया विशेषण अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां क्या है? निपात। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे के सामने, के आगे, के सहित, के पीछे, के ऊपर और के निकट। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे सीता सखियों सहित बगीचे में गई। ये यहाँ क्या है? संबंध बोधक अव्यय। सीता सखियों सहित बगीचे में गई। ठीक है, सुनीता अपने मित्रों के साथ गोवा गई। ठीक है, बच्चे फूफा जी के साथ मेला गए। इस जंगल के पीछे नदी बहती है। यहाँ क्या है? ये अव्यय। ठीक है, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, के बिना। ठीक है, ये क्या है? अव्यय। और मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। ठीक है, ये के सामने क्या है? एक अव्यय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 3 भेद होते हैं। किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। पहला क्या है? साविभक्तिक। क्या है? साविभक्तिक अव्यय। जो शब्द विभक्ति के साथ, जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। ठीक है, साविभक्तिक। जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आते हैं उन्हें साविभक्तिक अव्यय कहते हैं। जैसे घर के आगे नीम का पेड़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? निर्विभक्तिक अव्यय। इसकी परिभाषा, जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होते हैं। ठीक है, वे क्या है? निर्विभक्तिक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है? उभय विभक्तिक अव्यय। जो अव्यय शब्द विभक्ति सहित और विभक्ति रहित, इसमें क्या होता है? दोनों ही प्रयोग होते हैं। एक तो विभक्ति का भी होता है और कहीं विभक्ति का नहीं भी होता है। ठीक है, विभक्ति सहित या विभक्ति रहित दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे पत्र द्वारा सूचित करो, ये क्या है? विभक्ति रहित है। और ये दूसरा क्या है? उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई। यहाँ क्या है? विभक्ति सहित है। ठीक है,
तो जो उभय विभक्तिक है उसमें विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है और कहीं कहीं नहीं भी किया जाता है। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 13 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक है, पहला क्या है? कालवाचक। कालवाचक में क्या क्या आएगा? पहले, बाद, पीछे, आगे इत्यादि। ठीक है, कालवाचक में आएगा पहले, बाद, पीछे और आगे इत्यादि। दूसरा क्या है? स्थानवाचक। स्थानवाचक में आएगा ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, तले और नजदीक। ठीक है, तीसरा है दिशावाचक। दिशावाचक में आएगा तरफ और समीप, निकट और सामने। ठीक है, और चौथा क्या है? साधनवाचक। साधनवाचक में आएगा सहारे, द्वारा, जरिए, माध्यम, निमित्त और मार्फत, जिसका जो मतलब साधन के रूप में काम करते हैं, जैसे किसी के माध्यम से कुछ करना। ठीक है, पांचवा क्या है? विरोधवाचक। विरोधवाचक में आएगा विपरीत, विरुद्ध, उल्टे और प्रतिकूल। ठीक है, और छठवां क्या है? व्यतिरेक वाचक। व्यतिरेक वाचक में क्या आएगा? अलावा, सिवा, बिना, बगैर और अतिरिक्त। ठीक है, सातवां है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में आएगा वास्ते, हेतु और लिए। ठीक है, और आठवां क्या है? सहचर्य बोधक। सहचर्य बोधक में क्या आएगा? संग, साथ, सहित, पूर्वक और स्वाधीन और समेत। किसमें आएंगे? सहचर्य बोधक में। ठीक है, नौवां क्या है? विषयवाचक। विषयवाचक में आएगा निस्बत, बाबत, विषय और लेख। ठीक है, और 10वां क्या है? संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में आएगा समेत, भर और तक। 11वां है विनिमय वाचक। विनिमय वाचक में क्या आएगा? बदले, एवज, पलटे और बदल। ठीक है, किसमें आएंगे? विनिमय वाचक में। और सादृश्य। सादृश्य वाचक में क्या आएगा? भांति, समान, तरह और जैसा। और 13वां क्या है? तुलनावाचक। तुलनावाचक में क्या आएगा? अपेक्षा, वनिष्ठ और सामने। ठीक है, इसे याद रखना। केवल ये बस याद रखना कि कितने भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना है कि संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना 13। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा: दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे रमेश दिल्ली गया और सुरेश पंजाब गया। क्या है ये? और ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसे याद रखना। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहला क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए ये देखते, ये वाक्यों को जोड़ते हैं। जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये क्या करते हैं? वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, और इसके प्रकार कितने होते हैं? 4। याद रखना है कि इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजक। संयोजक में क्या क्या आएगा? और, एवं, तथा और व। ठीक है, दूसरा क्या है? विभाजक। विभाजक में आएगा या, अथवा, नहीं, तो। ठीक है, तीसरा है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक में क्या आएगा? पर, परंतु, किंतु, लेकिन और मगर। ठीक है, चौथा है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में आएगा इसलिए, अतः और एव। ठीक है, इसे याद रखना है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं, जो संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा भेद, जो क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए, ये
ये प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। जो व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं ये प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी कितने होते हैं? 4। जैसे पहला है उद्देश्यवाचक, दूसरा है कारणवाचक, तीसरा है संकेतवाचक और चौथा क्या है? स्वरूपवाचक। उद्देश्यवाचक में क्या आएगा? कि, जो कि, जिससे और ताकि। ठीक है, और कारणवाचक में क्या आएगा? क्योंकि, चूंकि, इसलिए। क्योंकि रजत बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, इस प्रकार इनका प्रयोग होगा। और संकेतवाचक में आएगा जो, सो, तो इत्यादि। ठीक है, स्वरूपवाचक में क्या आएगा? अर्थात और यानी। ठीक है, चलिए आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे राम और श्याम मित्र हैं। राम और श्याम मित्र हैं, क्या तुम कॉफी या चाय लोगे? इस यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि क्या तुम कॉफी और चाय लोगे? ठीक है, वह बहुत अच्छा खेलता है किंतु उसका प्रदर्शन खराब है। वह बहुत अच्छा खेलता है किंतु उसका प्रदर्शन खराब है। वह जल्दी चला गया ताकि वह समय पर पहुंच सके। मैं चाहता हूँ कि भारत तरक्की करे। मैं चाहता हूँ कि भारत तरक्की करे। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाएंगे। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाएंगे। और अगला क्या है? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। दूसरा है प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 होते हैं, प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, रूप की दृष्टि से भी 3 होते हैं। ठीक है, अब हम जो अर्थ के आधार पर 4 होते हैं इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।